आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड में ये हमारा एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 होता है बेटा। वॉल्यूम 2 हमारा 28 मार्क्स का आता है। मैं पढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो भी अपने वीडियो बना के दे रहा हूँ ये केवल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके सीबीएसई एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, एकेडमिक लेवल पर आपकी ऑर्गेनिक बेटर करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कंपटीशन लेवल पर भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे पढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा। पहले आपको जीओसी पढ़ाना पड़ेगा पूरा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। आइसोमर्स, आईयूपीएसी नेम, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम कॉम्पिटिशन लेवल पे काम करना चाहते हैं तो। लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स 11th में ऑर्गेनिक इतने अच्छे से नहीं तैयार किए हैं, लेकिन 12th में उनको ऑर्गेनिक अपनी अच्छी करनी है। तो मैं इस तरीके से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ उस चीज़ों को कि आपकी एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एनसीईआरटी का एकेडमिक स्टैंडर्ड आपका बड़ा अच्छा हो जाए। मैं पूरा प्रयास करूँगा, चीज़ें आपके समझ में आएंगी। मैं बहुत छोटी बातों को कह के ही अपनी बातें कंप्लीट करूँगा। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऑर्गेनिक की कोई लिमिट नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एंड नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़वा लीजिएगा, कोई एंड नहीं है। हर टॉपिक अपने आप में एक जान है आपकी, टॉपिक अपने आप में एक दम रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आता है? बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। बुक से अच्छी नॉलेज कहीं नहीं मिल सकती है। क्लेटन एक बुक्स आती है, मॉरिसन बॉयड एक बुक्स आती है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतनी अच्छी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो आप नॉर्मल बुक्स पढ़ सकते हैं। ओपी टंडन की एक बुक्स आती है, आपकी क्या कहते हैं, ओपी टंडन की बुक्स आती है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जगदम्बा सिंह की, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन मैं आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका सीबीएसई का एग्जाम अच्छे से चला जाए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक समस्या और है कि ऐसा नहीं चलेगा कि आज आपने एक वीडियो पढ़ लिया, दूसरा वीडियो नहीं पढ़ा, फिर तीसरा वीडियो पढ़ लिया, चौथा वीडियो नहीं पढ़ा, बेटा ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें, आपको शुरू से बना रहना पड़ेगा सारी चीज़ों को समझने के लिए। सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तब आपको ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगी। स्टूडेंट की बेसिक प्रॉब्लम होती है, वो बार बार उसे याद करते हैं, बार बार उसे तैयार करते हैं, फिर भी वो उसे भूल जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कन्वर्जेंस आपको आ जाए, आपके वाटर पिन वैन आपको आ जाए। जितनी भी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं आपके एग्ज़ाम लेवल में, मैं वो सारी सॉल्व आपको कराऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग आज क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ हमारी पहले ठीक होनी चाहिए, तभी हम हेलो एल्केन्स और एराइंस वाले चैप्टर में एंटर कर पाएंगे। अभी मैं हेलो एल्केन्स की कोई बात नहीं करूँगा, अभी मैं हेलो एराइंस की कोई बात नहीं करूँगा, अभी मैं कुछ बेसिक बातें करूँगा जिससे मेरे स्टूडेंट इस चैप्टर में एंटर कर पाए, ठीक है। चलिए, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जानने की आवश्यकता भी नहीं है आप लोगों को, आप 10th स्टैंडर्ड पे जानते थे, 11th में भी आपने जाना है, और मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं सिखाने वाला, मैं तो बहुत छोटी बातें आपसे करने आया हूँ। बस इतना याद रखिएगा, कार्बन टेट्रावेलेंट, मुझे आपको परेशान नहीं करना है, केवल उतनी बातें करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, इतना याद रखना है। स्टूडेंट मेरा 0 लेवल पे क्यों ना हो, मैं उसे ऑर्गेनिक सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज हाइड्रोजन एटम से। दो बातें मैंने आज आपको बताई हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी वो अपनी सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन एटम से। ऐसा नहीं है, वैलेंसी वो अपनी हाइड्रोजन के अलावा किसी और से भी कर सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब से कर सकता है।
लेकिन नॉर्मली वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, चलिए, तो पहली बात हो गई कार्बन टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, चलिए एक चीज बताता है, मान लीजिएगा मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है आपके लिए। अब इस कार्बन को आप देखिएगा, कार्बन एटम की एक वैलेंसी कंप्लीट है तो कितनी फ्री बचेंगी? 3, यहाँ पे 2 बचेंगी, यहाँ 2 बचेंगी और यहाँ पे बचेंगी 3। और वैलेंसी सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन एटम से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वैलेंसी सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन एटम से, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं। समझ में आता है? मैं इस तरीके से ऐसे लिख सकता हूं। माफ करिएगा, ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइटिंग करने में बड़ी समस्या होती थी राइटर्स को, साइंटिस्ट को, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े होते थे और उनको रिप्रेजेंटिव करने में समस्या आती थी। ठीक है, ये हमारा हुआ करता है कौन सा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ करता है। चलिए मान लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने में समस्या होती थी, हमने एक तरकीब निकाली, हमने इसे छोटा कर लिया। मैं इसे ऐसे राइटिंग कर सकता हूं, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3। मैं इसको ऐसे राइटिंग कर सकता हूं, कोई आपको समस्या नहीं है? हाँ सर कर सकते हो। मैंने इसको एसोसिएट कर दिया, मैंने कंडेंस कर दिया, इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चर वैलेंसी अगर फ्री करके रखते हो तो स्ट्रक्चरल होगा, एसोसिएट करके रखते हो तो कंडेंस होगा। और अगर मैं थोड़ा सा और स्मार्ट बन जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर व्हाट इज दिस, ये क्या है सर? ऐसे ही सब कुछ आने वाला है, तो यार इन्हीं चीजों को सीखे ना पहले। इसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या लीनियर फॉर्मूला। ठीक है सर, ये मेरे समझ से पार है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये आपने क्या लिख दिया है। ठीक है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि सर ये आपने क्या लिख दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन हमेशा छुपाए जाते हैं। क्या किया जाता है? कार्बन हाइड्रोजन हमेशा छुपाए जाते हैं। तो सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आज के बाद कहीं पे भी लाइन दिख जाए, अगर आपको आज के बाद कहीं पे भी लाइन दिखाई दे जाए तो आप श्योर कर लीजिएगा कि स्टार्ट में भी कार्बन होगा और लास्ट में भी कार्बन होगा। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से किसी भी स्ट्रेट लाइन में टर्मिनल दिखाई दे जाए तो बेटा इस तरीके से कार्बन होगा। ठीक है ना, अगर इस तरीके से कहीं कट कर रही है तो वहां पे भी कार्बन होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए फाइनली अगर अब आपसे कोई पूछता है कि यहां पे कितने कार्बन हो सकते हैं तो 1 2 3 4 स्ट्रेट कर लेते हैं, वैलेंसी भर लेते हैं, यही आ जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, इसको मैं सीधा कर लेता हूं, वैलेंसी कंप्लीट कर लेता हूं तो यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा आपसे पूछता है कि भाई इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर है, अब आप देख सकते हैं कि भाई इसके पास कितने कार्बन होंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। काउंट कर सकते हैं, आपके नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे। चलिए मान लीजिएगा कोई पूछता है आपसे कि भाई इसके पास कितने कार्बन हो सकते हैं, तो एक टर्मिनल, 2 3 4 5 टोटल 5 टर्मिनल है, 5 कार्बन होंगे। तो इस तरीके से आप लीनियर को समझ सकते हैं। फॉर्मूला राइटिंग करने के जनरली 3 तरीके हैं, स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड, बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में कार्बन हाइड्रोजन छुपाए जाते हैं। अब आपको आगे से दिक्कत नहीं होगी, मैंने वही समस्या आपकी दूर कर दी है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नोट कर लीजिएगा, सब हैंड राइटिंग कर लीजिएगा सब लोग। मैं हालांकि आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद पीडीएफ नोट्स भी अटैच करके दूंगा आपको अपने लास्ट वीडियो में। ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में पूरे हेल्गो, एल्केन्स और एराइंस के पीडीएफ नोट्स अटैच करके दूंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, लेकिन आप इसको भी नोट करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ आपको नोट करनी, क्योंकि जो चीज़ बोर्ड पे आ सकती है वो हैंड राइटिंग पे नहीं आ सकती, फील नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड,
ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, कि इंटरमिक्सिंग अगर आपकी एक 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन जनरेट होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होगा 180 और शेप जो होगी आपकी बेटा वो कैसी होगी, लीनियर। इस तरीके से कैसी होगी, लीनियर अरेंजमेंट होगा। अगर बॉन्ड आपके 3 हैं तो sp2 होगा, sp2 के लिए होगा 120 और आपका जो अरेंजमेंट होगा, शेप जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। 120 होगा बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 एटम्स। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड आपके 4 हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा और अरेंजमेंट होगा आपका इस बार टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट और इस एंगल को डिटरमाइन किया था लीवेलेंट वॉल्टॉफ ने। एक बात का विशेष ख्याल रखेंगे आप लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी इंटरमिक्सिंग sp3 से ज़्यादा नहीं होगी। आपने sp3d सुना होगा, आपने dsp2 सुना होगा, आपने sp3d2 सुना होगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए वो d ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकता। मैक्सिमम इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, sp3 और मिनिमम किसकी होगी, sp की। ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलिए एक बात और नोट कर लेते हैं भाई, कार्बन के अंदर सिग्मा सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑलवेज फॉर्म्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, डबल में होगा 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल के अंदर होगा 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। इस तरीके से चीजों को नोट कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिंगल बॉन्ड में होगा 1 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल में होगा 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड में होते हैं बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप लोग। 1 पाई बॉन्ड में होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है क्योंकि मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता पड़नी है। हेलो एल्केन चैप्टर को समझने के लिए मुझे ये सारी चीजें आपकी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, सिंगल की सबसे ज्यादा होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल की थोड़ी सी कम होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल की और कम होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है। याद रखेंगे सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपेयर देन डबल और डबल की ज्यादा है कंपेयर ट्रिपल। तो छोटी छोटी कुछ बातें बताई, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इस पर काम करता हूँ। ठीक, अब एक सजेशन है मेरा आपके लिए कि मान लीजिएगा कहीं सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे जाता है तो मेरा आज से आपके लिए एक सजेशन है कि आप उस बॉन्ड को 1 काउंट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे जाता है तो आप उसको भी 1 काउंट करेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाता है तो आप उसको भी 1 ही काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। और लोन पेयर दिखाई दे जाता है तो आप उसको भी 1 काउंट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे जाता है तो आप उसको भी 1 ही काउंट करेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से जान लें। ठीक, चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया हुआ है। ठीक है, हमें पता करना है, चलिए ठीक से बना देते हैं, हमें पता करना है राइट द हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन एटम। हमें दोनों में हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट पता करना है। मैं आपको बता दूं ये कंडेंस फॉर्म में है, आप मेरे कहने से इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में ले जाइएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। मतलब बैलेंसी फ्री कर दीजिए, बैलेंसी फ्री करना आप पे आता है, आप ऐसे कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए, फिर डबल बॉन्ड आ गया और फिर 2H आ गया। अब आप एक काम करिएगा, एक एक कार्बन के पास जाइए, एक एक कार्बन के पास जाइए और उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लीजिएगा। चलिए 1 2 3 4 हमने एक नंबर दे दिया है 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 के पास एक सिंगल है 1 2, लेकिन डबल बॉन्ड है, सर ने कहा था डबल को भी 1 काउंट करना है। तो 1 2 3 मैंने लिखा रखा है, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, ये मैंने लिखा रखा है आप लोगों को। तो 1 2 3 हो गया, तो भैया कितना हो गया sp2, वापस 2 पर आ जाइए, 1 2 डबल भी 1 में आएगा तो 1 2 3, ये भी वापस sp2, फिर वापस आ गया 3 sp2 और फिर वापस कितना होगा sp2। इस तरीके से आप अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए मान लीजिएगा कोई आपसे कहता कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फाइनली समझ में आता है कि सर इस क्वेश्चन में 9 सिग्मा होंगे और 1 पाई एंड दिस इज 1 पाई, तो टोटल हो गए 9 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, 9 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स इसके पास मौजूद होंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। आप समझ में आता है कि ये तो लीनियर फॉर्म में, ठीक है, हम इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में कर सकते हैं, हम इसे ठीक से कर सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में। यहां पे एक कार्बन होगा, ठीक है, अपनी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन से, क्योंकि 3 ही वैलेंसी शो कर रहा है ईच कार्बन। ठीक है, अब तो बात समझ में आती है। अब आप काउंट कर लीजिएगा, किसी भी कार्बन पे जाइए, 1, 2, डबल भी 1 में काउंट होता है, 1, 2, 3 और 3 के लिए कितना, sp2। सारे कार्बन की स्टेट सेम ही आएगी, sp2, 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 सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम आने वाला है, sp2, sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। सिग्मा पाई काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फाइनली 12 सिग्मा होंगे, 1 पाई, 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। 12 सिग्मा 3 पाई, दिस इज द आंसर। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमारी तैयार होनी चाहिए, इनके मैं फायदे बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिएगा आप कोई हेलो एराइंस की प्रॉब्लम लेकर आ गए। ये हेलो एराइन है, अभी हम जानते नहीं, सीखेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए ये मैंने छोटी छोटी सी 3 प्रॉब्लम ले ली आपके लिए, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोटी छोटी 3 प्रॉब्लम ले ली। ठीक है, चलिए ये मैंने C1 मान लिया है, ये वाला भी कार्बन मैंने C1 मान लिया है और ये वाला कार्बन भी मैंने C1 मान लिया है। हमसे आगे कोई कहता है कि भैया इस वाले स्टेट पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, ये भी लीनियर है, दिखाई देता होगा, ये भी लीनियर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं, कंडेंस फॉर्म है। यहां कार्बन होगा बेटा, देखते हैं क्या इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। हाँ सर, इसकी तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है। देखो 1, 2 और डबल 4 हो गई, आपकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 4 हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, डबल को भी 1 काउंट करते हैं, कितना आ गया, sp2। यहां जाइएगा, इधर आ जाइएगा, 1, 2, 3, ये तो 3 ही वैलेंसी शो कर रहा है सर, एक वैलेंसी इसकी छिपी हुई है और वो किससे सेटिस्फाई हो रही होगी, हाइड्रोजन से। तो 1, 2, 3, 4 और 4 के लिए वापस sp3। ठीक है, वापस आ जाइए, ये कंडेंस फॉर्म में है, इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग ऐसे। तो 1, 2, 3, 4 और 4 के लिए वापस sp3। तो इस तरीके से आप अपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए मैंने आपके लिए लिखाया था sp, sp2, sp3। हमसे पूछ सकता है कि भाई s करेक्टर कितना होगा, s परसेंटेज कितना होगा sp में। हाफ कर लीजिएगा, 50% हो जाएगा, 1/3 कर लीजिएगा, 33.3% आ जाएगा, और 1/4 कर लीजिएगा, 25% आ जाएगा। फाइनली मैक्सिमम s करेक्टर होगा sp में, फिर होगा sp2 में और फिर होगा sp3 में। आप समझ सकते हैं मैक्सिमम s करेक्टर कहां पर होगा, sp में, और फिर होगा sp2 में और फिर होगा sp3 में। मैं एक बात और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि s परसेंटेज डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आपका जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतनी ही नेगेटिविटी कार्बन की आपकी गेन हो जाएगी, उतनी नेगेटिविटी आपके कार्बन की बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिएगा मेरे पास एक ये कार्बन है CS2, CS3, ध्यान से देखिएगा। एक मेरे पास ये वाला कार्बन है, ठीक है, और एक मेरे पास ये कार्बन है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज C1, दिस इज C1, दिस इज C1। हमें कंपेयर करना है, चलिए नंबर चेंज कर देते हैं, C1, दिस इज C2, दिस इज C3। हमें कंपेयर करना है कि C1, C2 और C3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कार्बन कौन सा होगा, मोर नेगेटिव कार्बन कौन सा होगा। बिल्कुल सर, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा, 4 बॉन्ड होंगे, sp3 आएगा। इसका 1, एक तो ये होगा, एक हाइड्रोजन को डबल को भी 1 मानते हैं,
ये sp2 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, क्योंकि ट्रिपल को एक ही मानते हैं, हमने बताया था आपको। sp C3 के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% s करेक्टर होगा या 33 होगा और यहां पर 25 होगा। तो मोर नेगेटिव वाला कौन सा है? दिस, ये वाला कार्बन ज्यादा नेगेटिव है, दिस, और इससे ज्यादा ये ज्यादा नेगेटिव है बेटा फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आनी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज का और विशेष ख्याल रखिएगा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है डिस्टेंस। ठीक है, डबल की थोड़ी सी कम हो जाती है 1.33 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और ट्रिपल की और कम हो जाती है 1.20 के आसपास। ठीक है, ये बात हमारी आप लोगों से पहले से हो चुकी है। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा एक मिनट के लिए कि ये मेरे पास, मान लीजिएगा, मैं मान के चलिएगा कि यहां पे मान लीजिएगा डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है और कार्बन क्लोरीन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, मान लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिएगा। ठीक है, और ये कार्बन क्लोरीन के बिटवीन, ठीक है, ये कार्बन क्लोरीन के बिटवीन ओनली सिंगल बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड लेंथ C1 है, अगर ये बॉन्ड लेंथ आपकी X1 है और ये बॉन्ड लेंथ आपकी X2 है, तो ज्यादा कौन सी होगी? आप देख सकते हैं कि X2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी X1 से। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि सर X2 के पास सिंगल बॉन्ड है और X1 के पास डबल बॉन्ड आ गया, और आपने हमें बता रखा है कि भाई सिंगल की ज्यादा होती है डबल से और डबल की ज्यादा होती है ट्रिपल से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं इसके बाद अपने चैप्टर में एंटर करने वाला हूँ। ये सब बेसिक चीजें थी, हाइब्रिडाइजेशंस, सिग्मा पाई बॉन्ड्स, एस करेक्टर, नेगेटिविटी, ठीक है, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, लीनियर फार्मूला, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए थी। नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना हेलो एल्केन्स वाला पार्ट। ठीक है, मैं बारी बारी से सारे टॉपिक्स की बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है 10th स्टैंडर्ड में जब आप थे, कि जो CnH2n +2 को जो फॉलो करता है, आपने उनको कहा था कि सर ये तो एल्केन के मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एल्केन के मेंबर हमारे पास हुआ करते थे। मीथेन हमारा एल्केन था, C2H6 ईथेन हमारा एल्केन मेंबर है, बिकॉज CnH2 +2 को फॉलो करते हैं। C3H8 ये भी एल्केन है, C4H10 ये भी आपका एल्केन है, और C5H12 ये भी आपका एल्केन का मेंबर। अब जब भी किसी एल्केन में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो बनने वाला आपका ग्रुप हुआ करता है अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ करता है? अल्काइल ग्रुप बन जाता है। कौन सा बन जाता है? अल्काइल ग्रुप आपका बन जाता है। तो मीथेन में से जब एक आपका H चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? मिथाइल। ईथेन में से जब एक H चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? इथाइल। प्रोपेन में से जब एक H चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा प्रोपाइल, और ब्यूटेन में से एक H चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा ब्यूटाइल, और पेंटेन में से एक H चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? पेंटाइल। क्या मिल जाएगा डियर? पेंटाइल आपको मिल जाएगा। आप इस चीजों को समझिएगा, और सारे के सारे अल्काइल ग्रुप डिनोट किए जाते हैं R से। आप इस चीज को समझ सकते हैं। R अल्काइल ग्रुप है, कितना भी छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, इसको कहते हैं हम साइक्लोब्यूटेन, और इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोपेंटेन, और इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लो, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, साइक्लो एल्केन। इसी तरीके से जब आप किसी साइक्लो एल्केन में से H निकाल देते हैं तो बनने वाला ग्रुप होगा साइक्लो एल्काइल। क्या नाम होगा? साइक्लो एल्काइल। अगर मैं यहां से H रिप्लेस कर देता हूं तो फिर साइक्लो एल्काइल बन जाएगा, यहां से H रिप्लेस कर देता हूं तो फिर आपका साइक्लो एल्काइल बन जाएगा, और यहां से H रिप्लेस कर देता हूं तो फिर वापस आपका साइक्लो एल्काइल बन जाएगा। मैंने इसे साइक्लोप्रोपेन कहा था। ठीक है, मैंने इसे साइक्लोप्रोपेन कहा था तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। मैंने इसे साइक्लोब्यूटेन कहा था तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। मैंने इसे साइक्लोपेंटेन कहा था, ये बन जाएगा साइक्लोपेंटाइल, और मैंने इसे साइक्लोहेक्सेन कह रखा है तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, साइक्लोप्रोपेन,
साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, प्रोपेन का बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल, पेंटेन का पेंटाइल और हेक्सेन का हेक्साइल। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे काम में आएंगी, थोड़ी सी हमारे काम में आएंगी। ठीक है, इन्हीं को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। एलिफेटिक मेंबर होते हैं एक तरीके से हमारे। चलिए, एरोमेटिक का हमारा सबसे फर्स्ट मेंबर होता है बेंजीन। बेंजीन के पास एरोमेटिक कैरेक्टर्स होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। क्रैकुले ने हमसे कहा था 11th में कि बेंजीन के पास एरोमेटिक कैरेक्टर्स होता है, हम इन्हें एरोमेटिक्स कंपाउंड्स कहते हैं। ये हकल्स रूल को भी फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को। ठीक है, बेंजीन फर्स्ट मेंबर है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स का, इस बात का आप ध्यान रखें। डेरिवेटिव्स है आपके एरोमेटिक फैमिलीज का। ठीक है, आप जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाला आपका कंपाउंड होता है अराइंस, इन्हीं को बोलते हैं अराइंस। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अराइंस। समझ में आता है, एरोमेटिक के डेरिवेटिव्स होते हैं अराइंस, एलिफेटिक के डेरिवेटिव्स होते हैं अल्काइल्स। ठीक है, ये आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो बनते हैं अल्काइल, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनते हैं, एराइंस। ठीक है, समझ में आता है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सामने आता है कि भाई हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। हेलोजेंस हमारे 17 ग्रुप के मेंबर हुआ करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारा हुआ करता है आयोडीन। फ्लोरीन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स जो हमारे हुआ करते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे किसके, एल्केन्स के। किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास मीथेन है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। मान लीजिएगा आपके पास कोई एल्केन है, अगर आप उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाला, और एक हेलोजन अटैच कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, दिस इज मोनो हेलोजेंस। वन हेलोजन अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा, मोनो हेलोजेंस। मान लीजिएगा आप इसी में दो हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हैं और दो हेलोजन अटैच कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है डाई हेलोजेंस। क्या बन जाता है, डाई हेलोजेंस बन जाता है। अगर आप इसी एल्केन में से तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके तीन हेलोजन अटैच कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है ट्राई हेलोजेंस। और आप इसी एल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर चारों के चारों चार हेलोजन अटैच कर देते हैं तो भैया ये बन जाते हैं आपके पॉली हेलोजेंस। क्या बन जाते हैं आपके, पॉली हेलोजेंस। दिस इज मोनो, दिस इज डाई, दिस इज ट्राई एंड दिस इज पॉली हेलोजेंस। ठीक है, और ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। सारे के सारे एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। मैंने यहाँ पे ये समझ लिया कि अगर ये सब के सब अल्काइल ग्रुप है, अगर आपका हेलोजन अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो बनेगा बेटा हेलो एल्केन। लेकिन अगर आपका हेलोजन किसी एरोमेटिक पार्ट से अटैच है तो वो बेटा क्या कहलाएंगे, आपके हेलो अराइंस। समझ में आता है, अगर आपका हेलोजन किसी एलिफेटिक पार्ट से अटैच है तो वो बनेगा हेलो एल्केन्स, और अगर आपके हेलोजन किसी एरोमेटिक पार्ट से अटैच है तो बेटा वो क्या बनेंगे, हेलो अराइंस। ठीक है, चलिए यहीं से क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। मोनो, डाई, ट्राई मैंने बता दिया, डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन्स के। अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो मोनो हेलोजेंस बन जाएगा, आप दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो डाई हेलोजेंस बन जाएगा, आप तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो आपका बेटा ट्राई हेलोजेंस बन जाएगा, और अगर आप 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, अगर आप 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो आपका पॉली हेलोजेंस बन जाएगा। ठीक, चलो अब यहां से शुरू करते हैं अच्छा टॉपिक थोड़ा सा। तो सबसे पहले मेरे पास आता है मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन हमारे हुआ करते हैं दिस,
व्हेन वन हैलोजन अटैच विद अल्काइल ग्रुप या कार्बन, वो भी कह सकते हैं। मोनो हैलोजन हमारे फर्दर क्लासिफाइड हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग कहते हैं प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझने से पहले मैं डिग्री समझ लूँ, ठीक है। डिग्री समझना बहुत जरूरी है कि डिग्री आखिरकार होती क्या चीज है, ठीक है। चलिए, आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए आपको डिस्टर्ब नहीं होना। आपको यह देखना है कि आपके अरेंजमेंट में आपके कार्बन कितने लोगों से अटैच रहते हैं, आपके पड़ोसी कितने हैं। आपका ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 1 से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री हो गया। ये आपका डायरेक्टली 2 से अटैच है, ये 2 डिग्री हो गया। ये देखिए ओनली 1 से अटैच है, ये वापस 1 हो गया। ये 3 से अटैच है, 3 डिग्री। ये 2 से अटैच है, ये 1 डिग्री। ये वापस 1, ये वापस 1 और ये वापस 4। और 1 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं सेकेंडरी और 3 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं टर्शियरी और 4 डिग्री को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी। समझ में आता है? हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। चलिए अब और समझते हैं। अब मैं और चेंज कर रहा हूं डिग्री को। अगर हेलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच है, समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना डिग्री के मैं SN1 SN2 को क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा सोल्व। आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच रहता है तो वो बनेगा 1 डिग्री हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो डायरेक्टली 2 से अटैच रहता है, आपका हेलोजन जिस कार्बन से है वो 2 से अटैच रहता है तो वो आपका होता है 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलाइड। और आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 3 से अटैच रहता है तो वो आपका बनता है 3 डिग्री या टर्शियरी हैलाइड। तो हमारी पहली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, डिग्री से ही रिलेटेड होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये कंपाउंड हमें दे रखा है और हमसे कहा जाएगा कि भाई आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ हैलाइड्स। इस कंपाउंड्स में हैलाइड्स की डिग्री कितनी होगी, ठीक है। पहले तो आपको समझ में आता है कि बॉन्ड लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ होगा कार्बन, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। यहाँ कोई कार्बन नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखो। ये तो बॉन्ड है Cl का, ये कार्बन और इस Cl का बॉन्ड है। ये यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। चलिए, आपका Cl जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने से अटैच है? 2 से। दिस इज 2 डिग्री। आई बात समझ में? दिस इज 2 डिग्री। फिर देखते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं इसकी डिग्री बता दीजिए सर। आपका Cl जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने से अटैच है? 3 से। ये 3 डिग्री होगा सर। 3 डिग्री कह लीजिएगा या टर्शियरी कह लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, आइडेंटिफाई द डिग्री। चलिए, आपका ये वाला Cl जिस कार्बन से अटैच है वो तो 1 से ही अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये वाला Cl आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 2 से अटैच है, तो ये वापस 2 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? वापस आपका 2 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, इसकी बात कर लेते हैं भैया। इसकी डिग्री कितनी होगी? आपका Cl जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 से अटैच है, ये 2 डिग्री होगा या सेकेंडरी होगा? 2 डिग्री होगा या कैसा होगा? सेकेंडरी होगा, ठीक। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, आइडेंटिफाई द डिग्री। यहाँ पे कार्बन होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। आपका Cl जिस कार्बन से अटैच है वो 2 से अटैच है, 2 डिग्री। आपका Cl जिस कार्बन से अटैच है ये भी 2 से अटैच है, ये वापस 2 डिग्री। तो इस तरीके से आप अपनी डिग्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री क्या होता है मैंने बता दिया। डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है। डिग्री आप आइडेंटिफाई कर देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हटा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मोनो हैलोजेंस की बात हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्लासिफिकेशन था मेरा डाई हैलोजन, ठीक है। अब डाई हैलोजन फर्दर क्लासिफाइड हुए थे। सबसे पहले आया था जेमिनल, दूसरा था विशनल और थर्ड है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। जेमिनल, विशनल एंड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। समझ लेते हैं क्या होता है। अगर आपके एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन अटैच रहते हैं तो ये हमारी होती है जेमिनल पोजीशन। अगर ऑल्टरनेटिव आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, तो वो हमारी हुआ करती है विशनल पोजीशन।
अगर मोर देन 2 से ज़्यादा का कंपाउंड है, मोर देन 2 कार्बन से ज़्यादा का कंपाउंड है और एक स्टार्ट में हो और एक लास्ट में हो, तो वो बनते हैं आपके अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। क्या बनते हैं वो आपके? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया बोर्ड में, क्वेश्चन में बता देता हूँ कैसे आया क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। CH3 CHCl बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, CH3 Cl2 CH3 CH2Cl CH2 बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। आपको कुछ खास नहीं करना था, बस आपको आइडेंटिफाई करना था कि जेमिनल पोजीशन किसमें मिलने वाली है, विशनल पोजीशन किसमें मिलने वाली है और अल्फा ओमेगा किसमें मिलने वाली है। पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका हेलोजन एक ही कार्बन पर दोनों अटैच है तो वो जेमिनल पोजीशन होगी, ऑल्टरनेटिव आते हैं विशनल होगी और एक स्टार्ट में और एक लास्ट में हो, लेकिन कंपाउंड मोर देन 2 कार्बन चेन का होना चाहिए तो वो अल्फा ओमेगा बनेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑल्टरनेटिव आते हैं, ये विशनल हो गई, यहाँ पर एक ही प्लेस पर दोनों आते हैं, ये जेमिनल पोजीशन हो गई हमारी, ये ऑल्टरनेटिव वन, एक फर्स्ट और एक लास्ट है और मोर देन 2 का कंपाउंड है, दिस इज अल्फा ओमेगा, दिस इज अल्फा ओमेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है जेमिनल, विशनल और अल्फा ओमेगा की। ये भी हमारा क्लासिफिकेशन है। चलिए हटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। डाई हैलाइड्स हो गए हमारे। अब हमारे आते हैं ट्राई हेलोजन। ये भी डेरिवेटिव्स है आपके एल्केन्स के, ठीक। हेलो ट्राई हेलोजन को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म बोलते हैं। अगर मैं Cl रिप्लेस कर देता हूं आपके ट्राई हेलाइड्स में, मान लीजिएगा अगर मैं Br रिप्लेस कर देता हूं, या मान लीजिएगा मैं फ्लोरीन रिप्लेस कर देता हूं, या मान लीजिएगा मैं आयोडीन रिप्लेस कर देता हूं, मैं इनको ऐसे भी राइटिंग कर सकता था CHCl3 CHBr3 सॉरी CHF3 और CHI3, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके 3 हेलोजन अटैच रहते हैं कार्बन से तो वो ट्राई हेलोजन्स हो जाएंगे। ये भी डेरिवेटिव्स आपके एल्केन्स के ही होते हैं। मैं ट्राई हेलोजन्स को कहता हूं हेलोफॉर्म। क्या कहता हूं? हेलोफॉर्म। अब हेलो को रिप्लेस करिएगा अपने हेलोजन से, यहां पे Cl आ रहे हैं तो दिस इज क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देखिएगा, हेलोफॉर्म मतलब Cl से रिप्लेस करिएगा Cl को, हेलो को, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म और ये बन जाएगा आइडोफॉर्म। ये क्या बन जाएगा आपका? आइडोफॉर्म। ये केवल ट्राइबल नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। अभी बात करूंगा अगले लेक्चर में, केवल ट्राइबल नेम है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, ठीक है। आइडोफॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉलीहेलोजेंस। पॉलीहेलोजेंस में आपके मोर देन 3 होने चाहिए। मोर देन 3 होंगे तो वो पॉलीहेलोजेंस बन जाएंगे। और उसका मेरे पास एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है पायरीन। क्या कहते हैं इसे? पायरीन कहते हैं, CCl4। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिख दिया, पायरीन CCl4, जो पॉलीहेलोजेंस का एग्जांपल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, केवल आज क्लासिफिकेशंस डिस्कस किया है। अभी 1 बाय 1 बातें करेंगे आप लोगों से। थैंक यू।